नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर बीआईटी यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास में। मैं हूं दीपक कुमार और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम पूरी तरह जानेंगे। अब से पहले हमने जितना भी जाना है कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के बारे में जान लिया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लिया, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। और सीपीयू को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। मैंने आपको बता ही दिया था सीपीयू को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, वो कौन से थे? एक तो था आपका एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा था आपका सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा था आपका मेमोरी यूनिट। अब क्योंकि सीयू और एएलयू को मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो बाद में कहा था मेमोरी यूनिट थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अलग से चैप्टर है हमारा, सिलेबस में भी अलग से प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए हम इसको मेमोरी यूनिट को अलग से समझ लेंगे। तो आज के सेशन में हम मेमोरी यूनिट के बारे में ही जानेंगे। अब इस सेशन में हम जानेंगे क्या-क्या? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर मेमोरी में हम जानेंगे सबसे पहले मेमोरी सेल क्या होता है, इसके बारे में, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है? दूसरे नंबर पर फ्लैश ड्राइव हम जानेंगे। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? आपका ये सेकेंडरी मेमोरी होती है और किस तरीके से काम करती है, उसके यूजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये फ्लैश ड्राइव के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद डेटा एक्सेस टाइम, ये किस इसका क्या यूज़ होता है, डेटा एक्सेस टाइम क्या होता है, टर्म क्या है पूरा का पूरा, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद से हम जानेंगे इंटरफ़ेस किस तरीके से काम करता है और इंटरफ़ेस मेमोरी के कंप्यूटर मेमोरी में इंटरफ़ेस टर्म क्या होता है। ठीक है? इसके बाद हम जानेंगे डिस्क कैश के बारे में, डिस्क कैश क्या होता है और ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है या फिर हार्मफुल होता है, कई लोगों के दिमाग में, मुझे पता है। अभी जिन लोगों ने डिस्क कैश का नाम सुना होगा, तो अभी जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ अलग-अलग बातें आ रही होंगी। तो उस तरीके के सारा का सारा भ्रम मैं आपको दूर करता हूँ, डिस्क कैश फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है हमारे लिए। ठीक है? चलिए, और लास्ट में हम जानेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। ठीक है? तो चलिए चलते हैं हम मेमोरी यूनिट के ऊपर और हम वीडियो शुरू करें, उससे पहले आपसे की एक ही रिक्वेस्ट है, ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें। क्लियर? तो पहले वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप समझ पाएँगे पूरा का पूरा मैटर क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी का और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम मेमोरी यूनिट की तरफ। मेमोरी यूनिट जो होती है आपकी, इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है हमारा, मेमोरी का मतलब किसी भी डेटा को, मतलब इसे हम कह सकते हैं टू सेव डेटा। किसी भी डेटा को संग्रहित करके अपने पास ही रखती है, इसलिए हमारे कंप्यूटर में मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है? अब ये काम किस तरीके से करती है, इसके काम पर देख लें। मेमोरी यूनिट की जो कैलकुलेशन हम करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बिट से। बिट एक इसका नाम होता है, यूनिट होती है मेमोरी को कैलकुलेट करने की। ठीक है? जैसे हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज कौन-सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। ठीक है? हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज होता है आपका 0101, यही तो होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, ये हो गई आपकी बात। अब एक बिट में क्या होता है, आपकी 2 डिजिट्स आ सकती हैं। ठीक है? 2 डिजिट्स या 2 कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं। एक बिट में 1 बिट इज़ इक्वल टू 2 कैरेक्टर्स कह दीजिए आप। जैसे मैं ए लिखता हूँ और बी लिखता हूँ, तो ये दोनों मिला करके 1 बिट हो जाएँगे। ठीक है? इस तरह से ये काम करता है। बिट जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसके बाद से हम बढ़ जाते हैं बाइट की तरफ। अब बाइट की तरफ क्या होता है, अब आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, मैं खुद बताता चलूँगा, इसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करते हैं। जब हम बाइट की तरफ बढ़ते हैं, तो बाइट में क्या होता है, 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट, या फिर ऐसे लिख दें, 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। बिट में और बाइट में फ़र्क है। बिट का मतलब बीआईटी बिट, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 कैरेक्टर्स की होती है। मतलब अगर हम ए और बी टाइप करते हैं तो वो 1 बिट हो जाएगा। लेकिन 8 बिट मिलके के मतलब हम 8 8 2 या 16 हो जाएँगे, 16 कैरेक्टर मिलकर के हम 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है? अब बाइट के बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बाइट के बाद हमारा जो आता है किलोबाइट आता है। ठीक है? अब किलोबाइट क्या होगा? 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया। अब किलोबाइट करेंगे तो 1024 बाइट इज़ इक्वल टू 1 किलोबाइट, इसे हम शॉर्ट में केबीबी कहते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट हो जाएगा। इसके आगे कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, यहाँ ये 8 बिट आपका यहाँ से हो जाएगा। 8 बिट का मतलब यहाँ 16 कैरेक्टर हो जाएँगे, यहाँ आपको बता दिया है।
इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 1024 बाइट का मतलब 1 किलोबाइट हो जाएगा। अब इसके बाद के की पूरी डिजिट को आप जानते ही हैं। जैसे 1 किलोबाइट के बाद में हम मेगाबाइट का मतलब आ जाता है और इसका पूरा नंबर 1024 का ही रहेगा। 1024 केबी इज़ इक्वल टू 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। ठीक है? अब 1 मेगाबाइट से और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से हम जीबी में पहुँच जाएँगे। मतलब 1024 एमबी इज़ इक्वल टू 1 जीबी। जीबी क्या है? जीबी होता है आपका ये गीगाबाइट। ठीक है? अब जीबी के बाद में लास्ट टर्म जो आता है वो आता है टीबी का। टीबी मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे तो 1024 जीबी इज़ इक्वल टू, तो 1024 जीबी हो जाएगा ये 1 टीबी बराबर। टीबी का मतलब अब इन सभी टर्म्स का हम नाम देख लेते हैं एक साइड में। इन सभी टर्म का मतलब आपका बाइट तो हो गया, ये आपका बिट स्मॉलेस्ट हो गया, बिट के बाद में आपका बाइट आ गया। अब बाइट के बाद में आपका केबी आया जिसे आप किलोबाइट कहते हैं। ठीक है? अब किलोबाइट के बाद में आ जाता है आपका गीगाबाइट मेगाबाइट। मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में फिर आता है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद में आएगा आपका टेराबाइट। इस तरीके से आप समझे होंगे पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये काम करता है। केबी मतलब सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब इन सभी का नंबर आप जानते हैं। 1 बिट बराबर 2 कैरेक्टर और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स यानी 16 कैरेक्टर। अब इसके बाद में जो नंबर होता है वो चेंज होता है। जैसे अब आपका ये जो होगा बाइट बराबर हो जाएगा, मतलब 1024 बाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 किलोबाइट। इस तरीके से 1024 का आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपका एक टर्म ऊपर हो जाएंगे। मतलब आपका जो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट एंड 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। अभी इसके आगे के और भी टर्म्स हैं 1024 का ही आप उसमें मल्टीप्लाई करते चलिए। और आजकल जो हमारे कंप्यूटर की और मोबाइल की मेमोरी जो आ रही है वो आप देख रहे हैं टेराबाइट में आती है। या फिर हम कंप्यूटर की अपने स्मार्टफ़ोन की मेमोरी देखेंगे तो हमारी जीबी में आती है। मतलब हम देख लेते हैं 256 जीबी। अब इसका मतलब जान सकते हैं आप कितना उसमें डेटा सेव कर सकते हैं। क्लियर? ये था आपका मेमोरी यूनिट। आप चाहें तो इसे अपने पास लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर रहे थे मेमोरी यूनिट में क्या होता है। मेमोरी यूनिट हमको 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? मेमोरी यूनिट को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को मैंने जिस तरीके से डिवाइड किया है, आपको समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए मैंने उसे डिवाइड किया है। ठीक है? किस तरीके से प्राइमरी मेमोरी को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें आपका पहला होता है रैम, जिसका फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है आपका रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? अब ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये टेम्पोरेरी है और रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट। ठीक है? अब इसे देखिए जरा फर्क क्या है दोनों में। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पोरेरी है और रीड ओनली मेमोरी आपकी रोम जो है वो परमानेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है, हमारे पास रोम में जो भी डेटा सेव होता है, परमानेंट मेमोरी जो भी डेटा सेव होता है, जैसे हमारा सिस्टम अभी विंडोज पर वर्क कर रहा है। विंडोज पर वर्क करने का मतलब ये है कि हमारा जितना भी फाइल्स हैं या फिर जो भी विंडोज है वो सब की सब कहाँ सेव है, रीड ओनली मेमोरी में, इसलिए परमानेंट मेमोरी से कहते हैं। ठीक है? अब क्या होगा, जैसे हम इसे स्विच ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, लॉगिन करते हैं तो यहाँ से डेटा उठ करके आपका रैम पर आ जाता है। रोम से उठ के कहाँ आ जाएगा, रैम पर। फिर वहां पर आकर के जितने भी कैरेक्टर्स या जो भी हमको फंक्शंस प्रोग्राम या फिर जो भी रन कराने होते हैं वो सारे के सारे रैम पर रन करते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो इसलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी कभी चलने वाली, मतलब अक्सर करके जो भी हम जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे या जो भी हम काम करेंगे वो काम कहाँ कर रहे होंगे, हम रैम के ऊपर काम कर रहे हैं। रैम रोम में तो हमारा पूरा डेटा सेव रहता है। ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, रैम को भी हम डिवाइड कर देते हैं। रैम हमारे पास 2 तरीके की होती है। 2 तरीके का मतलब अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ रैम की। तो रैम हमारे पास 2 तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी स्टैटिक और दूसरी होती है आपकी डायनामिक।
स्टैटिक और डायनामिक, ये सारे टर्म्स को आप लिखते चलिए, आपके बहुत ज्यादा काम के टर्म्स हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके ये काम आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप बहुत पैसा दे करके पढ़ने वाले होंगे आगे। अगर ये अभी आपने नहीं पढ़ा तो आप फ्यूचर में इसके लिए बहुत पैसा दे रहे होंगे, बहुत मोटा पैसा। उसके लिए फिर आप कहेंगे नहीं, फ्री में मुफ्त में क्लास मिल रही थी और हमने नहीं पढ़ा। हालांकि क्लासेस आपके लिए परमानेंट पड़ी रहेंगे यूट्यूब पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मन करे तब इस क्लास को ले सकते हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जितने भी जानकारी वाले हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं थ्योरी स्पेशल, अभी इसके बाद में प्रैक्टिकल्स को हम शुरू करेंगे। तो अभी थ्योरी सेक्शन को हम कंप्लीट करें, उसके बाद में प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और शायद लास्ट लेसन रह जाएगा, जो कि होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो उसको भी हम थ्योरी के बेस में पढ़ेंगे, उसके बाद से पूरे के पूरे हम शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल्स। अब जरा समझ लेते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम का मतलब होता है आपका, इसे हम कई बार मतलब अनलिमिटेड टाइम तक अब इसे यूज कर सकते हैं। बार बार निकाल कर कोई प्रॉब्लम आ गई, इसे ठीक कर लीजिए, फिर वापस से सिस्टम में लगा दीजिए। ठीक है, तो इसे हम जो है स्टैटिक रैम कहते हैं। इसका मतलब अगर स्टैटिक रैम के बारे में अगर बात करें तो इसे हम मल्टी यूज कह सकते हैं, इसे हम कई बार यूज कर सकते हैं, एक बार नहीं कई बार। जबकि डायनामिक रैम क्या होता है, डायनामिक रैम में हम जो है सिस्टम को डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, फिर उसे हटा भी सकते हैं। इसे हम कई बार हटा करके लगा सकते हैं, ये लगी होती है। लेकिन क्या होता है डायनामिक रैम में, हम सिस्टम को जो भी डेटा है उसे हम लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब तो देखा होगा आपने, पहले एमबी में रैम आती थी और आजकल जो रैम आ रही है वो आपकी 8 GB और 8 GB में रैम आती है। उसके बाद में देखेंगे आप, जो नॉर्मल जो रैम आ रही है वो आपकी मिनिमम 4 GB की रैम तो आपको हर एक सिस्टम में मिल जाती है। अब 8 GB के तो मोबाइल भी आपको मिल पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में फर्क समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं रोम पर। ठीक, तो हम अगर रोम की बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे, तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है आपकी सर, ये होती है आपकी 4 तरीके की। ठीक है, 4 तरीके की होती है। जिसे हम कहेंगे, एक तो आपका रोम तो होता ही होता है, इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके बाद 3 तरीके और होते हैं। जो होता है आपका पी रोम, पहला होता है आपका पी रोम, दूसरा होता है आपका ईपी रोम, और तीसरा जो होता है आपका ई ए रोम। ठीक है, पी रोम, ईपी रोम और ई ए रोम। रोम तो नॉर्मली आप समझ गए क्या है। रोम का मतलब तो वही होता है आपका, कि आपके अगर सूचना अगर उसमें डली हुई है पहले से पहले, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम का आपका बायोएस होता है। अब इसे आप नहीं चेंज कर सकते। आप सिस्टम को जैसे ही ऑन करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर डिस्प्ले होती है, जैसे स्क्रीन पर आप उसे ऑन करते हैं, तो वो होता है आपका बायोस, जो रोम में आपका फिक्स्ड रहता है, उसे आप इसे हटा नहीं सकते। ठीक है, वो होता है आपका नॉर्मल रोम। क्लियर, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अब क्या है आपका ईपी रोम होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब हम इसे जब भी सिस्टम में लगाते हैं तो अपने हिसाब से प्रोग्राम करवा सकते हैं, और उसके बाद हम इसे जो भी फंक्शन हमको कंप्यूटर में चाहिए इस रैम पर हम कर सकते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद सिस्टम में इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली तैयार की जाती है प्रोग्रामेबल रोम। अब ईपी रोम क्या होता है, ई का मतलब होता है इरेजेबल, फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। मतलब हमने कोई प्रोग्राम किया, यहाँ क्या है, एक बार जब इसका प्रोग्राम हो गया, पी रोम में क्या है, अगर हमने इसे एक बार प्रोग्राम कर दिया तो बाकी जगह ये रोम की तरह ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन ईपी रोम क्या है, ईपी रोम जो है आपका, ये है, इसे हम प्रोग्राम अगर एक बार वो गलत हो जाता है तो हम इसे क्या करेंगे, इरेज कर सकते हैं, इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये है आपका ईपी रोम। इसके बाद ई ए रोम कह दें, या फिर इसे आप ई रोम भी कहते हैं, ई रोम। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है, इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल, यहां प्योर होता है, इसमें ई पी रोम कह सकते हैं इसे, प्रोग्रामेबल रोम, और या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। तो ये ईईपीरोम या फिर ईएपीरोम कोई फर्क नहीं है, आप इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसे, ये जो है आपका ईपीरोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी जो है आपका, ये काम करता है। इसे इरेज कहां से कर सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज का नाम सुना है आपने, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेज के हेल्प से ही इस पर हम कुछ भी डेटा प्रोग्राम कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ईएपीरोम या फिर ईईपीरोम जो है, ये है आपका, इसे इलेक्ट्रॉनिकली इसके ऊपर डेटा हम इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस समय हम जो रोम यूज करते हैं वो होती है आपकी ईईपी रोम। सबसे पहले रोम होता था, फिर पी रोम आया, फिर ईपी रोम आया, फिर ईईपी रोम आया। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आप सारी बातें आसानी से समझ गए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके आगे नहीं होने वाली है। तो ये तो थी आपकी प्राइमरी मेमोरी यूनिट। उम्मीद है आप सारी बात समझ गए हैं। तो इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं इस स्लाइड को क्लियर करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी कंप्यूटर की बाहर मेमोरी होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिसमें कि आपका, जैसे मैंने हार्ड डिस्क शामिल होता है, हार्ड डिस्क के बाद मैग्नेटिक डिस्क आपका शामिल होता है, और इसमें आपका फ्लैश ड्राइव, जिसे आप मैग्नेटिक डिस्क के साथ मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव जैसे आप यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, यूएसबी ड्राइव जैसे कहते हैं आप। और इसके बाद में यूएसबी ड्राइव, इस तरीके से आप जानते हैं, हम हर चीजों को एक एक करके जानेंगे। हार्ड डिस्क के बारे में एक तरीके से जानेंगे, हम हार्ड डिस्क के बारे में भी जानेंगे, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जानेंगे, फ्लैश ड्राइव के बारे में जानेंगे। इनके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, नेक्स्ट थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपकी डेटा एक्सेस टाइम की। ये डेटा एक्सेस टाइम आपका क्या होता है, जरा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेटा एक्सेस टाइम जो है आपका, ये डेटा एक्सेस टाइम है, इसमें आप देखेंगे सीक टाइम, हेड स्विच टाइम या सिलेंडर स्विच टाइम। इन तीनों टर्म के बारे में हम क्या जानते हैं या क्या समझेंगे? डेटा एक्सेस टाइम के बारे में आपको बता दूं, ये वो टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, रैम और रोम, दोनों, रोम पर हमारा जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फिक्स होते हैं, और रैम पर जितने भी प्रोग्राम फंक्शन प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। एक तरीके से ऐसे कर लीजिए, हमारे पास दो हैं या फिर एक्टर्स हैं, उनके लिए हमने एक स्टेज बना दिया, और स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हम नाम लेकर के उन्हें बुलाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के लिए। इस तरीके से रैम और रोम का रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद डेटा एक्सेस टाइम का मतलब क्या है कि आपका रैम से डेटा आउट करके, सॉरी, रोम रोम से डेटा आउट करके रैम पर आ रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, इसे हम डेटा एक्सेस टाइम कहते हैं। तो सीक टाइम, हेड स्विच टाइम और सिलेंडर स्विच टाइम, ये कहेंगे कि नहीं सर, हम तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं किसी प्रोग्राम पर तो तुरंत हमारा प्रोग्राम खुल करके सामने आ जाता है, उसमें तो कोई देरी नहीं लगती है, तो इसमें हमें टाइम का क्या मतलब है? देखिए ऐसा है, आपकी नजरों के सामने हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना फास्ट हो रहा है पूरा का पूरा प्रोग्राम, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते अपने माइंड में कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए ये कंप्यूटर ही जानता है कितना डेटा कहाँ लग रहा है और कौन से डेटा को किस तरह से उठा करके लेके आना है। सीक टाइम का मतलब जो होता है, ये है कि आप एक ट्रैक से, मतलब हमने जो है, जैसे अभी हम स्लाइड में काम कर रहे हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए जो हमें टाइम लग रहा है, वो टाइम कहलाएगा आपका सीक टाइम। और हेड स्विच टाइम का मतलब होता है, जो आपका सबसे बाहर का ट्रैक है उसे अंदर लाने के लिए, ट्रैक का मतलब यहाँ डेटा से है, डेटा इज इक्वल टू ट्रैक या फिर ट्रैक इज इक्वल टू डेटा, दोनों ही सेम चीज है। तो हमने जो डेटा, मान के चलिए हमारे पास, जैसे कंप्यूटर मेमोरी में हम कंप्यूटर में जैसे अंदर देखेंगे ड्राइव बना कर रखते हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई। ठीक है, ये ड्राइव होती हैं आपकी, ये क्या है, ड्राइव्स होती हैं मेमोरी। हम जो है कंप्यूटर मेमोरी को इस तरीके डिवाइड कर देते हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, इस तरीके से डिवाइड डिवाइड कर देते हैं। तो सी में जो डेटा होगा वो जल्दी खुल जाएगा, डी में थोड़ा लेट खुलेगा और ई में थोड़ा लेट खुलेगा। तो ये सिलेंडर स्विच टाइम और हेड स्विच टाइम भी आपका यही शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इंटरफेस की। अब ये इंटरफेस क्या है? इंटरफेस तीन तरीके का होता है आपका। अब इंटरफेस सबसे पहले तीन तरीके का होता है, उससे पहले हम जाने कि इंटरफेस का काम क्या होता है। इंटरफेस का जो काम है ये है आपका, हार्ड डिस्क जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम रोम कह सकते हैं या फिर इसे सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, ये परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, उसका और रैम का जो कनेक्शन है, मतलब रैम का
और हार्ड डिस्क का कनेक्शन, हार्ड डिस्क या फिर परमानेंट मेमोरी, इसके अंदर का जो कनेक्शन है किस तरीके से है, ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में। तो वो जो आपका कनेक्ट कम्युनिकेट करने की इंटरफेस की जो है आपका इसका जो कम्युनिकेट करने की आपस में जो प्रोसेस है वो आपका इंटरफेस कहलाएगा। ठीक है। अब ये क्या होता है, इंटरफेस हमारा 3 तरीके का होता है, 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? आपका एक तो होता है आईडीई, मतलब इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका ईआईडीई, एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो तीसरा होता है आपका एससीएसआई, मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये क्या है आपका, इसके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। आईडीई जो होता है आपका, वो सबसे पुराना, मतलब सबसे पहले हम आईडीई को सबसे पुराने इंटरफेस में यूज करते थे। ठीक है। आईडीई जो है सबसे पुराना इंटरफेस है और इसमें अधिक से अधिक 2 ड्राइव होती हैं। ठीक। अभी आप देख रहे हैं, अभी हम कंप्यूटर मेमोरी में या फिर हमने हार्ड ड्राइव में कई सारे पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे आप ड्राइव पार्टीशन कहते हैं, आपको सी डी ई और ई करके बताया था। ऐसे ही ये सबसे पुराना है, इसमें केवल आपके 2 पार्टीशन रह सकते थे या 2 ड्राइव रह सकती थी। ठीक है। और हर एक की कैपेसिटी थी 504 एमबी की। कैपेसिटी क्या थी उनकी? 504 एमबी की। उसके बाद में आपका आ गया ईआईडीई, मतलब एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मैंने आपको बताया ना, इंटरफेस में जो कनेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका डेटा एक्सेस टाइम जो है, डेटा एक्सेस टाइम क्या है, रैम के और परमानेंट मेमोरी के या सेकेंडरी मेमोरी के बीच में या फिर हार्ड डिस्क के बीच का, जो भी जहां से उसे आइटम उठाना है। जैसे हमने इसमें समझा था आपका सीक टाइम या फिर हेड टाइम, हेड स्विच टाइम या फिर सिलेंडर स्विच टाइम, वो क्या है अब यहां पर इसे समझ रहे हैं उसको और डिटेल में। आईडीई का मतलब इसमें 504 एमबी तक के 2 ड्राइव हम बना सकते थे। आईडीई में क्या हो गया, आईडीई में हम कुल 4 ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं डीई, और इस तरीके से इसमें हम आईडीई में 4 ड्राइव बना सकते थे। कितनी? 4 ड्राइव बना सकते थे इसमें। और हर एक की कैपेसिटी क्या थी? हर एक की कैपेसिटी जो है थोड़ी और बढ़ गई थी। जैसे हम देखा कि हमारे पास 1 टीबी का जो है तो उसे हम सी के लिए मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है हमको 20 जीबी। ठीक है। और उसके बाद में हम दोनों को और बाकी ड्राइव को हम बराबर में बराबर वेट में या फिर बराबर के साइज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो एससीएसआई जो है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसमें क्या होता है आपका, इससे हम या तो एक ड्राइव को सिंगल यूज कर लें या फिर उसमें कई तरीके के हम यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये आपकी बाउंडेशन है कि इसमें आपको कम से कम 2 ड्राइव बनानी पड़ेंगी, इसमें आपको 4 ड्राइव बनानी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस के बाद में उम्मीद है आप ये तीनों चीजें समझ गए होंगे, इंटरफेस किस तरीके से आपका काम करता है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है डिस्क कैश। मैंने आपको बताया था कि डिस्क कैश का नाम लेते ही हर किसी के दिमाग में एक बात चल रही है कि नहीं, कैश तो बहुत बुरी चीज होती है, बेकार चीज होती है, इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं। बेकार का मतलब है खामखा ये स्पेस घेरती है हमारे सिस्टम में या फिर हमारे मोबाइल में। तो डिस्क कैश जो होती है, तो ये क्या होती है भाई साहब? महोदय जी, डिस्क कैश का काम होता है आपके सिस्टम को फास्टर करना, ना कि स्लो करना। ठीक है। डिस्क कैश क्या होती है? ये करती है मेक्स योर सिस्टम फास्ट, मेक्स योर सिस्टम या फिर कंप्यूटर फास्ट। ये आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाती है। कैसे? अभी जैसे सपोज करिए हम मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते जो भी काम किया तो उसका कुछ हिस्सा जो है कॉपी करके अपने पास लाइट वर्जन में ये सेव कर लेता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, ये विंडोज को या फिर उसके प्रोग्राम को उठा करके परमानेंट मेमोरी से रैम के ऊपर लेके आता है। ठीक है। यहाँ परमानेंट मेमोरी है, यहां से उठा करके रैम पर लेके आएगा तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्या होगा, रैम के पहले ही यहाँ कैश मेमोरी बन गई है। कैश मेमोरी बन गई, अब ये यहां तक नहीं जाएगा, यहां से अभी यहां तक नहीं जाएगा, बीच में से कैश से ही बात कर लेगा, जो भी डेटा है इसे उठा करके यहां से दिखा देगा कि ये आपका डेटा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सिस्टम को फास्टर कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता कब हमने डेटा कहां से उठा लिया है। तभी तो आप जस्ट क्लिक करो और आपके सामने सभी चीजें हैं, सारी की सारी करके आ जाती हैं। ठीक है। ये आपका डिस्क कैश होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ना फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क जो होती है आपकी, मैंने आपको बताया, ये होती है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की।
और इसमें हम क्या करते हैं, अपना डेटा सेव करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में हम अपना डेटा सेव करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे तो क्या है, इसका फ्लॉपी डिस्क जो आविष्कार किया था, इन्वेंशन जो किया था, फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन किसने किया था? आईबीएम ने। आईबीएम का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब ये क्या होता है आईबीएम का? आईबीएम की फुल फॉर्म आप जानते ही है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता था इसका। तो इसने, आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्या बनाया, 1967 में आपका फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन किया था। ठीक है, जिसे हम सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज किया था, इसे हमने सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में से यूज किया, और उसके बाद में हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो ये फ्लॉपी डिस्क थी, उसकी कैपेसिटी क्या थी? अगर कैपेसिटी की बात करें तो 256 केबी थी केवल भाई साहब। 256 किलोबाइट इसकी कैपेसिटी सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क की। और आज आप देख रहे हैं फ्लॉपी कितनी कितने की आ रही है, मतलब जो भी मेमोरी आ रही है आपकी 1 टेराबाइट, 1 टीबी। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं अब इस समय हम कितना आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब जरा फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क के भी कई 4 तरीके से हम इसे समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को हम 4 तरीके से समझते हैं। तो पहला जो है वो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं SSSD, मतलब सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी। उसके बाद में आता है आपका SSDD, सिंगल साइड डबल डेंसिटी। उसके बाद आपका DSSD, मतलब डबल साइड सिंगल डेंसिटी। और इसके बाद आएगा डबल साइड डबल डेंसिटी, मतलब DSDD। अब इन सब में क्या फर्क होता है, इसके बारे में हम जरा देख लें। ये है आपका, इसके नाम से आप जान सकते हैं, सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी, मतलब इसकी कैपेसिटी कम। सिंगल साइड डबल साइड डेंसिटी, साइज बड़ा, इसका साइज बड़ा था, कैपेसिटी कम थी, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, मतलब इससे थोड़ा छोटा, और कैपेसिटी थोड़ी इसकी बढ़ गई। ठीक है, डबल साइड, साइड छोटा, साइज छोटा, कैपेसिटी ज्यादा। और डबल साइड डबल डेंसिटी, सबसे जो छोटा साइज है वो है, आजकल देख रहे होंगे आपकी 1 इंच फ्लॉपी आती है। इंच फ्लॉपी आती है, इसका मतलब क्या है, 1 इंच की फ्लॉपी होती है, और ये थी आपकी सबसे पहली 8 इंच की। इसके बाद ये 7 इंच की, इस तरह से घटती आ गई, और इस समय जो आप यूज करते हैं 1 इंच की, मतलब सिंगल इंच या फिर 1 इंच की फ्लॉपी को आप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि हम जानेंगे फ्लैश ड्राइव के बारे में। तो फ्लैश ड्राइव के ऊपर चलते हैं जरा। यहां आ जाते हैं हम फ्लैश ड्राइव के ऊपर। ये फ्लैश ड्राइव जो है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, जिसे आप यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव का मतलब ये होता है आपका कि आप इसे आप डेटा ट्रेवलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप? डेटा ट्रेवलर, मतलब डेटा को ले जाने वाला, लाने वाला। ये क्या है, एक आपकी छोटी सी डिवाइस होती है जिसकी कैपेसिटी पहले कम होती थी, लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है काफी ज्यादा। ठीक है, अब ये आपका फ्लैश ड्राइव जो है, डेटा ट्रेवलर जो है, ये क्या है, एक पेन टाइप का, जिसे आप पेन ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव के नाम से इसे आप जानते हैं। ये आपका एक पेन टाइप का होता है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है आपका ये। और हम डेटा को अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाने के लिए इसका अक्सर यूज करते हैं। जो भी डेटा है बस इसमें से डालिए, और आपका कंप्यूटर में उसे डाल के ले जाइए, और कंप्यूटर डाल के ले जाने के बाद अब उसमें कॉपी करके दूसरे सिस्टम में आप उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। ये आपका फ्लैश ड्राइव होता है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि आप किसी भी डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर इजीली ले जा सकते हैं। ठीक है, और आपको बार बार किसी भी सिस्टम की दूसरे सिस्टम को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ा फायदा इसका ये है। लेकिन नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि अगर आपके जेब में रखा, ये टूट गया तो डेटा क्रैश हो जाएगा, और आप उसका कोई भी फायदा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे लास्ट में जो हम चलते हैं, अभी फ्लॉपी डिस्क वाला हमारा सिस्टम खत्म नहीं हुआ था। फ्लॉपी डिस्क में आप देखेंगे, इसमें कई तरीके से फ्लॉपी डिस्क के बाद हम ये सब कुछ जानने के बाद में ये सारी चीजें हम जानेंगे और डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया, जिप ड्राइव के बारे में आपको बता देता हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है जिप ड्राइव। अब जिप ड्राइव क्या है, ये आपको, जैसे आप, मैंने बताया ना, ये जो डबल साइड डबल डेंसिटी वाला होता है, इसे आप इंच फ्लॉपी कहते हैं, ये आपका जिप ड्राइव ही होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्म आता है मैग्नेटिक टेप का। अब मैग्नेटिक टेप में क्या है, आपने देखा होगा, अब से पहले एक आपका डेक जिसे बोलते हैं। डेक का मतलब इसमें गाने बजाने के लिए कैसेट से आप यूज करते थे। वीसीआर का नाम तो सुना होगा आपने।
नहीं सुना, नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब है भी नहीं वो, अब अस्तित्व में भी नहीं है। तो वहाँ पर जो रील होती थी उनकी, वो मैग्नेटिक टेप जो होता था उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डेटा, ठीक है? चलिए, इसके बाद में आप देख रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क आ गई और ऑप्टिकल डिस्क में क्या था, आपका सीडी रोम का आगमन हुआ। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका जो इन्वेंशन था वो किया था आपका फिलिप्स ने। फिलिप्स ने सीडी रोम का इन्वेंशन किया। और ये क्या है, आपने सीडी को तो बहुत ज्यादा देखा होगा, कैसेट्स जिसे आप कह सकते हैं। ये मैग्नेटिक टेप की तरह ही काम करती है। इस पर डेटा को हम संजो करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जो सीडी रोम की कैपेसिटी होती है वो 700 एमबी की होती है लगभग, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सीडी को हमने कई तरीके से डिवाइड कर दिया, सीडी रोम और सीडी आर करके। मतलब आपका सीडी रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया उसे आप केवल रीड कर सकते हैं। इसके बाद सीडी के बाद जो आता है आपका सीडी आर करके आता है, रिकॉर्डेबल, इसे आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सीडी इसके बाद जो आती है वो आती है आपकी सीडी रॉ, RW, या फिर जिसे आप रॉ बोलते हैं, मतलब रिकॉर्डेबल या फिर रीराइटेबल। इसका मतलब इसमें जिस तरीके से मैंने आपका रोम का बताया था, रीड ओनली मेमोरी में ईईपी रोम, उसी तरीके से आपकी सीडी रोम काम करती है। मतलब इसे बार-बार आप इसमें डेटा डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, और पेन ड्राइव की तरह ही ये काम कर सकती है या करती है। तो ये आपका फ्लॉपी डिस्क, सीडी रॉ और सीडी ड्राइव। और उसके बाद आपका डीवीडी, वीसीडी, बहुत तरीके के कैसेट्स आई, उसके बारे में आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर आप कहेंगे सर वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ये आपका फ्लॉपी डिस्क, और इसके बारे में आपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज पूरा जान लिया है। उम्मीद है पूरा आपकी समझ में आ गया है। और अब आते हैं जरा ज्ञान की बात पर। ज्ञान की बात ये है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं से भी किसी की सहायता से हमारे चैनल पर आए हैं बिगिन टू लर्न पर, तो उसके सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ये 100% मस्ट है। आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके पूरी के पूरे डेटा को कहां से ढूंढ के लेकर के आता हूं। ये जानकारियां जो आपको बहुत ढूंढने पर मिलेंगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी जगह मैं मेहनत कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप इतना तो क्रेडिट मुझे दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप देखेंगे टेलीग्राम पर आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, बिगिन टू लर्न पर, जो एक आपका अकेला ही चैनल है। वहां पर आप देखेंगे जितना भी पीडीएफ, जितना भी मैं यहाँ वीडियो में पढ़ाता हूँ, वहां पर आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं सारी की सारी, जैसे आप नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पर भी आप हमें ढूंढ लीजिए, बिगिन टू लर्न करके, 3 जगह पर आपको हम मिल जाएंगे। तो वहां भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहां भी आपको लिंक वीडियो की और पीडीएफ भी आपको वहां मिलती रहती है। और आगे चल के वहां वीडियो भी अपलोड करना मैं शुरू कर दूंगा, तो वीडियो भी आपको फेसबुक पर मिलने मिलने लग जाएंगी। सारी चीजें आपको फेसबुक पर मिलने लग जाएंगी। और यूट्यूब पर आप सारी चीजें देख ही रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। थ्योरी का सेशन वहीं तक रहेगा, उसके बाद में आपके लिए शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल्स। उसमें हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों का यूज पढ़ेंगे और तीनों को यूज करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। धन्यवाद।